जो व्यवसायी है इसी सब कामों में उलझे रहेंगे कि वो अपना व्यवसाय करेंगे। केंद्र सरकार की मंशा क्या लग रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि इसका कलेक्शन जो हम लोग सोच रहे थे उससे भी अच्छा हो रहा है, तो क्यों ना हम लोग अब पब्लिक को इसका बेनिफिट दिया जाए। तो इसका आम जनता पर क्या असर देगा? जो लाख रुपया से ऊपर कमाते हैं उनको टैक्स देना पड़ेगा, लाख रुपया से नीचे कमाते हैं उनको टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। मान लीजिए किसी प्रोडक्ट का रेट 28% था, अब वो 18% में वो आ जाएगी, तो आम आदमी जो उसके यूजर है, जो उसको खरीद रहे हैं, उसको 10% का नेट बेनिफिट होगा। इससे झारखंड के राजस्व में क्या असर पड़ेगा? यदि वो इलीगल माइनिंग को बंद कर दे और इलीगल माइनिंग पर कंट्रोल कर दे तो 50,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू इन एडिशन जो वर्तमान रेवेन्यू है उससे ज्यादा आ सकती है। वित्त मंत्री हैं, वो लगातार अपनी आवाज बुलंद करते हैं कि हमारे राजस्व घाटे की भरपाई कैसे होगी। आने वाले समय में इसकी भरपाई होगी, लोगों का पैसे का बचत होगा, वो दूसरे सेक्टर में खर्चा करेंगे, बाइंग परचेजिंग पावर बढ़ेगी। ये जीएसटी घोटाला होता क्या है? हमने कलेक्शन कर लिया, बोगस इनपुट क्लेम कर लिया, जबकि हमने परचेज नहीं किया है, जबकि बोगस इनपुट, तो ये घोटाला है। जो केंद्र सरकार है हमारी, वो इसे ऐतिहासिक कदम बता रही है, लेकिन वही जो विपक्ष है उन्होंने इसे लेकर वो हल्ला मचाया हुआ है, तो ऐसा क्यों? ना ही विपक्ष को खुश रख सकता हूँ, ना ही सत्ता पक्ष को खुश रख सकता हूँ। आप टैक्स एक्सपर्ट हैं, आपके लिए बहुत आसान है, लेकिन हम जैसे जो लोग हैं, लेमैन्स लैंग्वेज में इसको थोड़ा समझाइए कि ये हमारे लिए इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो जाता है? इतना मैन पावर नहीं है, इतनी पढ़ाई लिखाई या इतनी जानकारी नहीं है कि वो इस कॉम्प्लिकेशन को सहन कर सकते। कोई वित्तीय सलाह जो आप हमारे व्यवसायी, आम जनता और हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं? ट्रू इंडियन की तरह व्यवसाय करें और अपना सही टैक्स को जमा करें। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है स्वराज पोस्ट। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से जो ऐलान किया था वो अब हकीकत बनने जा रहा है। उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स की घोषणा की थी और कहा था कि बदलाव दिवाली से पहले लागू होंगे। इसको लेकर 3 सितंबर को नई दिल्ली में हुई 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़े फैसले लिए। अब पहले जहां जीएसटी की 4 दरें 5%, 12%, 18% और 28% थी, उन्हें घटाकर केवल 2 कर दिया गया है। और आज हमारे साथ मौजूद है झारखंड के जाने माने टैक्स एक्सपर्ट सुनील कुमार जायसवाल जी। अब हम इनसे जानेंगे कि जीएसटी पर लिए गए शासकीय निर्णयों का आपके बटुए पर क्या असर होगा। नमस्कार सर। सर, सबसे पहले जीएसटी में किए गए बदलावों के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद एवं माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद, जिन्होंने जनता के हित में ये बदलाव लाए हैं। मैं कुछ बिंदु को बताना चाहता हूं। इसके पहले टैक्स 2 तरह से बदलाव किया जा सकता है। एक बेनिफिट टू डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट और एक बेनिफिट टू एसईसी। ये बेनिफिट टू एसईसी है, करदाता के लिए बेनिफिट देने का सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा बदलाव किया है। इस बदलाव में सबसे मुख्य बदलाव है वो टैक्स के रेट को कम करना। और ये चूंकि डायरेक्ट टैक्स नहीं है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है, जो डायरेक्टली पब्लिक के पॉकेट से जाता है गवर्नमेंट को। तो इनडायरेक्ट टैक्स में यदि रेट कम होती है, मान लीजिए किसी प्रोडक्ट का रेट 28% था, अब वो 18% में वो आ जाएगी, तो आम आदमी जो उसके यूजर है, जो उसको खरीद रहे हैं, उसको 10% का नेट बेनिफिट होगा। अब जो टैक्स का स्लैब 18% था, उस स्लैब में यदि वो 12% या 5% होती है, बहुत सारे 18% वाली भी स्लैब को 5% में लाया गया है। तो 5% में या 12% में
तो वो क्या है, हम अल्टीमेट कंज्यूमर कौन होता है, आप हम जैसे लोग जो कि सामान को खरीदते हैं, उसके बदले में उनको टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है। 18% किसी में टैक्स का स्लैब था, अब वो यदि 12% और 5% हो जाता है तो ये जनता के हित में होता है। जनता को उसको उस प्रोडक्ट पर टैक्स की राशि कम देनी पड़ती है, जिससे उसका बचत होता है और उस बचत का वो दूसरे माध्यम से खर्चा कर सकती है या बचा सकती है पैसे को। अब सर ये बताइए कि जो टैक्स स्लैब में बदलाव हुए हैं, इससे झारखंड के राजस्व में क्या असर पड़ेगा? देखिए, झारखंड के राजस्व में बहुत मामूली असर पड़ेगा। आई थिंक 2000 से 2500 करोड़ का झारखंड का राजस्व में असर पड़ेगा। लेकिन मैं इसी चैनल में और हमारे कौशलेंद्र जी हमारा एक इंटरव्यू लिए थे, जिसमें हमने कहा था कि झारखंड में टैक्स की अपार संभावनाएं हैं। जो 2000 या 2200 करोड़ रुपया उसके कोई मायने नहीं रखती हैं। यहाँ भरपूर मात्रा में मिनरल्स है, भरपूर मात्रा में वनोपज है और यहाँ के लोगों का बाइंग कैपेसिटी भी अच्छा है। तो यदि वो इलीगल माइनिंग को बंद कर दे और इलीगल माइनिंग पर कंट्रोल कर दे तो 50,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू इन एडिशन, जो वर्तमान रेवेन्यू है उससे ज्यादा आ सकती है। तो 50,000 करोड़ में 2,000 करोड़ का 2200 करोड़ का कोई स्थान नहीं होता है। तो ये बात यदि हमारे गवर्नमेंट, जो वर्तमान गवर्नमेंट का वित्त मंत्री या झारखंड गवर्नमेंट कहती है, तो ये तो मतलब पचाने वाली बात नहीं होगी। सर लेकिन हमारे जो वित्त मंत्री हैं वो लगातार अपनी आवाज बुलंद करते हैं कि हमारे राजस्व घाटे की भरपाई कैसे होगी, तो ये क्या मामला है? मैं तो राजस्व तो घाटा निश्चित रूप से है, लेकिन ये तत्काल घाटा है। आने वाले समय में इसकी भरपाई होगी, लोगों का पैसे का बचत होगा, वो दूसरे सेक्टर में खर्चा करेंगे, बाइंग परचेजिंग पावर बढ़ेगी, तो उससे रेवेन्यू कलेक्शन होगा और रेवेन्यू कलेक्शन होगा तो नेचुरली है कि जो बजट जो है, जो इनका घाटा है, वो उसका भरपाई हो सकती है। हम एक एग्जाम्पल अभी देते हैं। वर्तमान में इसी वित्तीय वर्ष में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 5 महीना में एवरेज 2 लाख करोड़ का सेंट्रल का जीएसटी का कलेक्शन था। अब आगे का ये इम्प्लीमेंट हो रहा है 22 सितंबर से, तो आगे का 6 महीना में क्या ये बदलाव से जीएसटी के कलेक्शन में कोई कमी आ रही है या उससे बढ़ोतरी हो रही है, ये तो आगे के महीनों में या वर्षों में देखने की बात है कि ये जो घाटा है वो भरपाई हो रही है कि नहीं। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारे पास इतने संसाधन हैं, हम प्रोडक्टिव स्टेट हैं, हमारे पास तो संसाधनों की कमी नहीं है, लेकिन इसका सही से ये जो मतलब इलीगल तौर पर जो माइनिंग होती है, इस पर सरकार रोकथाम के लिए यदि सोचेगी तो बहुत बड़ा रेवेन्यू। मैंने कहा था कि झारखंड में लास्ट ईयर का जो बजट था वो 1,25,000 करोड़ की बजट थी, इस बार 1,45,000-46,000 करोड़ की बजट है। ये आसानी से 2 लाख करोड़ की बजट हो सकती है, परंतु गवर्नमेंट को इस पर विशेष फोकस देने की जरूरत है। इसमें प्रशासनिक अधिकारियों को सहयोग एवं सरकार को रेगुलर मॉनिटरिंग की जरूरत है कि मेरा रेवेन्यू क्यों कम हो रहा है जबकि हमारे पास संभावनाएं बहुत है। अच्छा सर, ये एक बात बताइए, जीएसटी घोटाला क्या होता है? अभी मतलब कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि जीएसटी से जुड़े मामलों में ईडी की रेड बहुत ज्यादा हो रही है। ये जो नए बदलाव हुए हैं इससे क्या असर पड़ेगा? पहले तो हमें ये बताइए कि जीएसटी घोटाला होता क्या है? ये तो आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया। इनफैक्ट हम इस क्वेश्चन का वेट भी कर रहे थे, नहीं आप बोलते फिर भी मैं इस क्वेश्चन को लाता। एक्चुअली जीएसटी घोटाला क्या चीज है, ये चीज को समझना जरूरी है। ये एक किसी भी चीज को आप खरीदे नहीं है और उस चीज को बेच के और उसका जीएसटी ले लेना है।
जैसे मान लीजिए हमने 1,000 करोड़ का सीमेंट बेच दिया बिल में ही, जबकि 1,000 करोड़ का परचेज हमने किया नहीं, तो 28% अभी वर्तमान में उस नए बदलाव में उसको सीमेंट पे 18% जीएसटी कर दिया है, पहले 28% था। तो 1,000 करोड़ का यदि हम सीमेंट बेचते हैं तो 280 करोड़ रुपया हमको जीएसटी के एवज में मिल जाता है। अब जीएसटी का तो परचेज है नहीं, हमने कलेक्शन कर लिया, बोगस इनपुट क्लेम कर लिया हम, जबकि हमने परचेज नहीं किया है, जबकि बोगस इनपुट। तो ये घोटाला है जिसको अभी ईडी ने रेगुलर, और ये इनफैक्ट की बहुत बड़ी संख्या में ये हो रही है। तो इस चीज को इसमें इस नए बदलाव से इसमें मुझे लगता है कि बहुत हद तक रुक सकती है, क्योंकि 28% जो जीएसटी का रेट था उसको 18% कर दिया है। और टायर हो गए, ट्रैक्टर का टायर, पार्ट्स वगैरह हो गए, जिसमें 18% जीएसटी थी, 28% थी, उसमें 5% और 12% जीएसटी कर दिया गया है। तो अब क्या है ना कि घोटाला करने वालों को भी तो खर्चे हैं, तो वो खर्चा बचाने के बाद घोटाला करके कितना पैसा बचा लेता है। जब हमारे पास रेट ही कम होगा तो नेचुरली कि घोटाले की संभावनाएं जो है वो कम होगी। तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि इस नए बदलाव से जीएसटी का जो इनपुट घोटाला होता है, इनपुट बोगस इनपुट क्रेडिट जो लिया जाता है, ये बहुत हद तक इसकी रोकथाम हो सकती है। सर, इसके पीछे आपको मतलब ये केंद्र सरकार की मंशा क्या लग रही है ये बदलाव लाने के पीछे? देखिए, आज से 8 साल पहले जीएसटी आया था। जब जीएसटी आई थी तो विपक्ष वाले और आम लोगों का धारणा था कि जीएसटी मतलब बहुत टफ चीज है, इसमें बहुत लोग परेशान होंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, अभी तो ये 56 मीटिंग्स थी जीएसटी काउंसिल की, तो बीच बीच में इन्होंने काउंसिल बनाया, जीएसटी काउंसिल का निर्माण किया, और जीएसटी काउंसिल ही इस बदलाव का निर्णय लेते हैं। तो ये सारे 8 साल के दरमियान में अनेकों मीटिंग हुई काउंसिल के, और ये लास्ट 56 मीटिंग है जो रिसेंट मीटिंग है। तो जो जीएसटी का जो रूप है उसको सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि 8 साल की अवधि कम नहीं होती है। और कलेक्शन, जब सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि इसका कलेक्शन जो हम लोग सोच रहे थे उससे भी अच्छा हो रहा है, तो क्यों ना हम लोग अब गवर्नमेंट को, पब्लिक को इसका बेनिफिट दिया जाए, इंडस्ट्रियलिस्ट को इसका बेनिफिट दिया जाए, और हमारे जो रोजगार में जब हमारे पास इंडस्ट्री लगेंगे, जब हमारा कॉस्ट कम होगा। जैसे हम कोई सामान खरीदते हैं, एक एग्जांपल, 1 लाख का सामान खरीदते हैं और हम उसको आप फर्दर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो हमको 18% जीएसटी है तो 1,18,000 देना पड़ रहा है। यदि उसमें 5% और 12% हो जा रहा है तो मेरा पैसा तो बच रहा है, तुरंत सामान खरीदने में जो पैसा लग रहा है उसकी बचत हो रही है। तो इस बचा हुआ पैसा को, या तो यदि आप पर्सनल अल्टीमेट मतलब कंज्यूमर है, आप कंज्यूमर अपना यूज के लिए कर रहे हैं, और यदि उसको कोई इंडस्ट्री में फर्दर प्रोसेसिंग के लिए कर रहे हैं तो उस पैसे का दूसरे जगह उपयोग कर सकते हैं और आपका कैपिटल बढ़ेगा, तो नेचुरली कि आप अपना बिजनेस को ग्रोथ करना चाहेंगे उससे। तो ये जो टैक्स का जो रेट जो कम हुआ, इससे पब्लिक को फायदा ही फायदा है, नुकसान का कहीं कोई चांस नहीं। अच्छा सर, ये जो वित्तीय वर्ष 2025-26 रहा है वो टैक्सेशन में बदलावों का साल लग रहा है, तो इसका आम जनता पर क्या असर देखने को मिलेगा? देखिए, बदलाव तो रियली 2025-26 मैं तो बता रहा हूं ना कि इससे पहले फाइनेंशियल ईयर 23-24 और 24-25 में इंडिविजुअल के लिए 7 लाख का स्लैब था, अब उसको 12 लाख का कर दिया। तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी बदलाव है। 12 लाख का स्लैब करना मतलब लोगों के पॉकेट में टैक्स का अमाउंट को कम करना, टैक्स में
जो टैक्स पे कर रहे थे उसमें काफी मात्रा में उनको टैक्स का बचत होगा। इनफैक्ट कि बहुत लोगों को टैक्स के दायरे में भी नहीं रहेंगे, उनको टैक्स भी नहीं लगेगा। जो लाख रुपया से ऊपर कमाते हैं उनको टैक्स देना पड़ेगा, लाख रुपया से नीचे कमाते हैं उनको टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। ये हो गया इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स में अभी सुबह ही हमारा एक दोस्त ने हमको फोन किया, उनका पूरे बिहार झारखंड में बोकारो में पेटरवार बोल के एक जगह है, वहां पर उनका साबुन का बहुत बड़ी, पूरे बिहार झारखंड की सबसे आधुनिक साबुन प्लांट है, अशोका साबुन बनाती है वो कंपनी। और वो 3 साल से स्ट्रगल कर रहा था, वो कंपनी 3 साल से स्ट्रगल कर रही थी क्योंकि साबुन में 18% जीएसटी था। अब उस जीएसटी में बदलाव लाया गया तो अब उसके चलते वो ना सरवाइव नहीं कर पा रहा था, उसको ना बेचने में बहुत दिक्कत हो रहा था। क्योंकि अब मान लीजिए 10 रुपये का साबुन में उसको 1 रुपया 80 पैसा जीएसटी लग रहा था, तो उसका साबुन का कीमत कितना हो रहा था, 10 रुपया 11 रुपया 80 पैसा। तो थोड़ा सा वो कंपटीशन में नहीं आ पा रहा था और उसको कंज्यूमर जो है उसको लेने में थोड़ा सा हिचकिचाहट कर रहे थे। अब रेट जब कम हो गया, अब वो 5% हो गया है, तो नेचुरली 10.5 रुपया में वो मिलेगा, तो उसका सेल बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो आज सुबह सुबह वो बहुत खुश मूड में था कि अब हमारा फैक्ट्री सरवाइव कर जाएगा। अच्छा सर, ये जो बदलाव हुए हैं इसे जो केंद्र सरकार है हमारी वो इसे ऐतिहासिक कदम बता रही है, लेकिन वही जो विपक्ष है उन्होंने इसे लेकर हो हल्ला मचाया हुआ है, तो ऐसा क्यों? अगर ये जो बदलाव हुए ये आम जनता के लिए लाभकारी हैं तो फिर विपक्ष को इससे प्रॉब्लम क्या है? मैं कोई पॉलिटिकल आदमी हूं नहीं और मैं ना ही विपक्ष को खुश रख सकता हूं ना ही सत्ता पक्ष को खुश रख सकता। यदि कोई लॉस करके खुश होता है तो उससे ज्यादा खुश इंसान कोई नहीं हो सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को लाखों करोड़ का रेवेन्यू कम होगा इस बदलाव से, उसके बावजूद भी वो खुश है, तो नेचुरली वो तो ऐतिहासिक कदम है और उसका पब्लिक को और इंडस्ट्रीज को इसका काफी फायदा हो रहा है। अभी मैं शेयर मार्केट, जब यहाँ आने से पहले मैं सीएनबीसी का चैनल देख रहा था, उसमें जो शेयर का जो कंज्यूमेबल आइटम है, जो फास्ट मूविंग आइटम है, उसके शेयर में काफी उछाल हुई है। नेचुरली इसी वजह से, क्योंकि जीएसटी का रेट कम हो गया है तो उनका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा। अब सिर्फ यहीं तक नहीं है ना, ये जब कॉस्टिंग कम पड़ेगा तो दूसरा कंट्री में भी तो सेल कर सकते हैं ये तो सत्ता पक्ष तो ये इसको ऐतिहासिक बताएगा और मुझे लगता है कि विपक्ष को भी इसमें साथ देना चाहिए इस बदलाव। अच्छा सर, ये बताइए जो जीएसटी होते हैं, इनकम टैक्स होते हैं, स्टेट सेस होते हैं, ये आम जनता के लिए इतना कॉम्प्लिकेटेड विषय क्यों है? आप टैक्स एक्सपर्ट हैं, आपके लिए बहुत आसान है, लेकिन हम जैसे जो लोग हैं, लेमैन्स लैंग्वेज में इसको थोड़ा समझाइए कि ये हमारे लिए इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो जाता है? देखिए, एक तो पहले तो आपको बता रहे कि 4 स्लेब थी, तो लोगों को समझ में नहीं आता था कि कौन सा स्लेब किसके लिए अप्लीकेबल है, कौन सा स्लेब किसके लिए अप्लीकेबल है। कॉम्प्लिकेशन वहां उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया गया है, 2 टैक्स रेट किया गया। अब 5% और 18% का टैक्स स्लैब, 12% और 28% का टैक्स स्लैब को हटा दिया गया। अब देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है ना, आम जनता जो व्यवसाय करते हैं, जो आम जनता, जो कंज्यूमर है, जो सामान को खरीदते हैं, वो तो पेमेंट किए चले गए, उसके लिए कोई बात। जो छोटे छोटे व्यवसायी हैं, जो छोटे कस्बे में रहते हैं, छोटे गांव में रहते हैं, छोटे शहर में रहते हैं या बड़े शहर में भी रह के छोटा व्यवसाय करते हैं, उनके लिए ये काफी कॉम्प्लिकेशन होता है। जीएसटी के बारे में बता रहा हूं क्योंकि इतने सारे फॉर्म्स हैं जिसको उनको फिल करना होता है। दूसरा क्या है ना कि अब जैसे छोटा सा कस्बा का बात करते हैं, अभी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने का जो लिमिट है वो 40 लाख है। अब
40 लाख के बाद वो कंपलसरी हो जाता है। यदि वो ट्रेडिंग बिजनेस करता है, यदि सर्विस करता है, तो उसके लिए 20 लाख के ऊपर उसको जीएसटी लेना जरूरी हो जाता है। अब 40 लाख तो आजकल देखिए, आज से 2 साल पहले 3 साल पहले कोई चीज 1 लाख में लेते थे, आजकल वो 1,40,000 50 लाख उसकी कीमत हो गई। समय के साथ तो कीमतें बढ़ती हैं, तो समय के साथ इस लिमिट को भी बढ़ना चाहिए। अब इसको 1 करोड़ यदि जो मिनिमम जो रजिस्ट्रेशन लेने का जो लिमिट है उसको 40 लाख से बढ़ा के 1 करोड़ और 20 लाख से बढ़ा के 50 लाख इन केस ऑफ सर्विस यदि कर दिया जाएगा, तो छोटे जगहों में छोटे व्यवसायियों को बहुत बड़ी राहत होगी, क्योंकि उनके पास इतना मैन पावर नहीं है, इतनी पढ़ाई लिखाई या इतनी जानकारी नहीं है कि वो इस कॉम्प्लिकेशन को सहन कर सकते। इसीलिए वो काफ़ी टाइम जो है ना इसको बड़ा मतलब जीएसटी को बड़ा कॉम्प्लिकेशन महसूस करते हैं और हाई भी कॉम्प्लिकेशन। तो मेरा मानना है ना कि जो छोटे व्यवसायियों के लिए लिमिट को एक्सीड करना चाहिए। समय के साथ जैसे रेट में परिवर्तन किए उसी तरह से ये 40 लाख का लिमिट था, 20 लाख का जो लिमिट था इन केस ऑफ सर्विस सेक्टर, इन केस ऑफ ये ट्रेडिंग कंसर्न, तो ये 8 साल पहले जब जीएसटी आई थी, अब 8 साल में पैसे का वैल्यूएशन बढ़ा है, उसके बाद कीमतें बढ़ी हैं, तो उसको भी ध्यान में रख के इसको 1 करोड़ और 50 लाख करना चाहिए। तो कॉम्प्लिकेशन जो है, जो लोगों को कॉम्प्लिकेशन हो रहा है वो दूरी होगी और वो दूर होगा। अभी तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन सरकार चाहिए है दूर करने के लिए। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आपको, अभी जो नए बदलाव में जो है ना, जब 8 साल पहले जीएसटी शुरू हुई थी तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए 3 दिन का टाइम होता है। जैसे हम अप्लाई किए तो रजिस्ट्रेशन 3 दिन में मिल जाती थी, बाद में इसको 1 महीना कर दिया गया। अब 1 महीना कर दिया तो ऑफिसर के पास कहने के लिए अगर मेरे पास है ना 1 महीना टाइम, अब इस नए बदलाव में उसको फिर से 3 दिन कर दिया। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब कोई नए आज के दिन में हम कोई कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, मुझे जीएसटी नंबर चाहिए और मुझे 7 दिन में वो कॉन्ट्रैक्ट हमको मिल जाएगा। अब किसी कारण से हमको 1 महीना यदि जीएसटी नंबर लेने में ही लग जाता तो फिर हमारा तो वो हाथ से निकल जाता। तो ये 3 दिन जो रजिस्ट्रेशन का जो टाइम लिमिट को कम कर दिया, ये भी सरकार जो किया ये वो सराहनीय है। अब जैसे इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स भी काफी कॉम्प्लिकेटेड है। आज के डेट में इनकम टैक्स फॉर्म भरना काफी कॉम्प्लिकेशन है और इनकम टैक्स को समझना भी काफी कॉम्प्लिकेशन है। तो इंडिविजुअल जो टैक्स पेयर है, जो व्यवसायी नहीं है, जो सैलरीड पीपुल है, उसके लिए तो आसान है, लेकिन जो व्यवसाय करते हैं उनके लिए भी जो इसका टर्नओवर है 1 करोड़ के ऊपर, इसको ऑडिट करा के चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनसे ऑडिट करा के रिटर्न फाइल करना होता है। और ऑडिट कराने के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बिल, वोचर, एवरीथिंग रखना पड़ता है। मेरा मानना है कि ये 1 करोड़ का लिमिट बहुत पुराना लिमिट हो गया है, इसको 5 करोड़ किया जाए, क्योंकि समय के साथ हर चीज का वैल्यू बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है। तो जो व्यवसायी है इसी सब कामों में उलझे रहेंगे कि वो अपना व्यवसाय करेंगे और खर्चा भी बढ़ा है। अब कोई 1 करोड़ का टर्नओवर करके उस ऑडिट कराएगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखेगा, वो तो बाहर के लोगों से ही करवाएंगे, कोई प्रोफेशनल से ही करवाएंगे, तो उनको 50,000 60,000 साल का खर्चा बढ़ जाता है, जबकि वो कमा नहीं रहा है उतना। तो सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि उसकी लिमिट को कम से कम नॉर्मल केस में भी ऑडिट का लिमिट को 5 करोड़ किया जाए। तो ये सब होंगे तो कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी, थोड़ा तो उसमें कॉम्प्लिकेशन जो तो रहेगी, लेकिन बहुत हद तक दूर होने का चांसेस है। अच्छा सर, अब आखिर में कोई वित्तीय सलाह जो आप हमारे व्यवसायी, आम जनता और हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं इन बदलावों के बाद? ये मेरा एक ही सलाह रहेगा, ये काफी अच्छा बदलाव है और जो लोग गलत करते हैं
वो सरकार को साथ दे और गलत ना करे, और गलत को प्रश्रय नहीं दे। सरकार चाहती है कि आप एक ट्रू इंडियन की तरह व्यवसाय करें और अपना सही सही टैक्स को जमा करें, और इसके लिए ही ये जो बदलाव है, ये बदलाव मील का पत्थर साबित होगा, मेरा अपना मानना है। क्योंकि टैक्स के रेट में काफ़ी मतलब बदलाव और काफ़ी रेट कम हुई है, जिससे आम जनता और व्यवसायी दोनों को ही फायदा होगा। तो मेरा सलाह यही रहेगा कि अच्छे से और मतलब सही तरीके से और नेशनल लायबिलिटी का निर्वहन करते हुए व्यवसाय करें, तो आने वाले समय में कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा और व्यवसाय आगे बढ़ेंगे, लोग खुशहाल रहेंगे। धन्यवाद सर, आपने बहुत ही आसान भाषा में हमें ये जो जीएसटी में जो बदलाव हुए उनके बारे में बताया। तो ये थे झारखंड के जाने माने टैक्स एक्सपर्ट सुनील कुमार जायसवाल जी। बने रहिए स्वराज पोस्ट बिहार झारखंड के साथ, और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें, और Facebook पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।